नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर नए तथ्यों के साथ, नए प्रसंग के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले हमने आपको यस ग्रुप के और सी ग्रुप के कंपाउंड मेडिसिन पर अपने मत प्रस्तुत किए थे। बहनों और भाइयों, इलेक्ट्रोहोपैथी के चाहने वालों, इलेक्ट्रोहोपैथी को समझने वाले, हमारे वो युवा चिकित्सक या हमारे वरिष्ठ चिकित्सक जो मेरे अनुभवों को अपने अनुभव के साथ मिला करके अपने रोगियों पर प्रयोग कर रहे हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूं। इलेक्ट्रोहोपैथी 115 पौधों से 38 औषधियों पर आधारित सिस्टम वाइज, ऑर्गन वाइज चिकित्सा पद्धति है। यहाँ पर हम मॉडर्न साइंस या मॉडर्न मेडिकल साइंस के आधारित रोगों के आधार पे हम इसका डिवाइडेशन नहीं करते हैं, बल्कि सिस्टम के आधार पे, हम रोगी की शिकायत के आधार पे हम सिस्टम वाइज और ऑर्गन वाइज औषधियों का चुनाव करते हैं। हमने जब कंपाउंड मेडिसिन के कुछ विशिष्ट औषधियों की चर्चा आपसे की थी, तो वहां पे हमने अपने पिछले क्लास में आपसे C9 पर चर्चा की थी, और आज हम आपसे चर्चा कर लेते हैं सी ग्रुप की एक और अहम मेडिसिन, जिसे हम C16 या C16 कहते हैं या कैंसरेसो 16 कहते हैं, जिसको हम LARD2 का नाम भी देते हैं। C15, जैसा कि आपको पता है कि C15 LARD1 के नाम से जानी जाती है। युद्ध में उस समय जब मैटी जी के समय में विश्व युद्ध हो रहा था, और विश्व युद्ध के समय लॉर्ड जो उस सेना के थे, उनको जब पेट संबंधी रोग जबरदस्त हुआ था और वो मैदान में नहीं जा पा रहे थे, उस समय जब इस मेडिसिन का प्रयोग किया गया तो इसका नाम लॉर्ड मेडिसिन ही रख दिया गया। और जब C16 बनाया गया, जो कंपाउंड मेडिसिन है उनके अनुयायियों द्वारा, मैटी जी के अनुयायियों द्वारा, तो उसको C16 को भी LARD2 माना गया। जैसा कि आपको पता है कि C15 एलिमेंट्री कैनाल के म्यूकस मेम्ब्रेन पर, यानी हमारे ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन पे अपना, उनकी जो कोशिकाएं हैं, उनकी जो सेल हैं, उस पर ही अपना प्रभाव दर्शाता है। तो स्वाभाविक है कि C16, जिसमें हमने C15, S1 और A3 का मिश्रण किया है, ये तीन औषधियां मिलकर के C16 का रोल अदा करती हैं। विशेष करके उस समय जब हम ये देखते हैं कि पेट फूल रहा है, भोजन करने के बाद पेट बिल्कुल पत्थर की तरह लग रहा गैस बिल्कुल भरी हुई है, या कभी कभी रोगी ये महसूस करता है कि अगर हमारे पेट को छेद दिया जाए और हमारी ये गैस या जो पेट में भरा हुआ है वो बाहर निकल आए तो हमको बेहद राहत होगी। जब इस तरह की फीलिंग रोगी की होती है तो वहाँ पे हमारे चिकित्सक को C16 तत्काल याद आना चाहिए। C16 की पहली डोज जो आप देंगे वो 20 ड्रॉप देंगे, 30 ml के डिस्टिल वाटर मिला करके, या 1 कप के पानी में, गुनगुने पानी में जैसे आप C16 देंगे। भोजन करने के बाद अगर रोगी को ये शिकायत हो रही है तो उसके पेट से बनी हुई एक्स्ट्रा गैस डकार के रूप में या गैस के रूप में बाहर निकलेगी और रोगी को तुरंत आराम होगा। अगर भोजन करने के पहले आप L2 के साथ C16 मिला करके दे दें तो रोगी को और भी ज़्यादा आराम होगा। कोशिश करें कि इस तरह के रोगी जब आपसे पेट फूलने की शिकायत करें, अपच नहीं, इसको हम अपच की परिभाषा नहीं ले सकते, डिस्पेसिया नहीं कह सकते, बल्कि अफरा जिसको आप कह सकते हैं, कि पेट का फूलना, पेट पर लगेगा कि आपके डायफ्राम की ओर बार बार दाब, जब गैस स्टमक में या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बनती है, स्टमक में जो गैस बनती है उसका जो प्रोसेस है वो इस पर आधारित है कि हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जब उनसे सेक्रेशन गैस ज़्यादा होने लगता है, जो उसमें से जो रस निकलते हैं, पाचक रस और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, जब उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है और भोजन उतनी जल्दी पच नहीं पाता, तो वहाँ पे भी गैस बनने की संभावनाएं हो जाती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी यही स्थिति होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात तो अलग है गैस बनने की, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारे स्टमक के बीच में, जबकि भोजन हमारा 2 से ढाई घंटे तक हमारे स्टमक में रह सकता है, तो वहाँ पर जब भोजन के पचने में कहीं भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो ऐसी दशा में भोजन के बनने के बाद या उसके ऑब्स्ट्रक्शन के बाद जब भी कभी ऐसी अवस्था आती है, तो कोशिश हम ये करते हैं कि हम C16 की याद कर लें, क्योंकि C16 में क्या होता है कि इसमें जो यशवन की प्रक्रिया है,
ये S1 की प्रक्रिया, जैसा आप समझ सकते हैं कि S1 हमारी यूनिवर्सल रेमेडीज है, तो यूनिवर्सल रेमेडीज के कारण ये तो हमारे सभी संस्थानों पर, सभी सिस्टम पर काम करता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर के हमारे पैर के अंगूठे तक। तो एलिमेंट्री कैनाल में S1 का वैसे ही बहुत अच्छा रोल हमने आपको बताया है। तो जब C15 भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल के टिश्यू सिस्टम की मेडिसिन है और S1 हमारी पूरे के पूरे पाचक संस्थान की मेडिसिन है, जब हम इन दोनों को मिला देते हैं और जो ब्लड कैपिलरी आकर के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास अपना जाल बनाती हैं, तो जब हम A3 वहाँ पे दे देते हैं तो हार्ट से आने वाली जो ब्लड की सप्लाई है वो हमारे ब्लड कैपिलरीज पर तेजी से पहुँचती है, जिससे जो सकिंग प्रोसेस है स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पोषक भोजन के पचने के बाद जो पोषक तत्व बनते हैं, उन पोषक तत्वों की जो सकिंग प्रक्रिया है वो तेज होती है, जिससे गैस परफॉर्मेंस वहाँ से जल्दी हट जाती है। इसका कारण जो मैंने अपने अनुभव में समझा वो यही समझा। हो सकता है हमारे कुछ वरिष्ठ साथी C16 का अलग अलग प्रयोग समझते हों, उन्होंने अपने रोगियों पर प्रयोग किया हो, लेकिन जो मैं अनुभव कर रहा हूं अपने 37 वर्षों में, मैंने C16 का प्रयोग यही देखा कि जब भी हमको आमाशय में कोई अल्सर हो जाए, हमारे स्टमक में, या गैस बनने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाए, गले में जलन हो रही हो, हमारे किसी प्रकार के हमको सांस फूल रही हो, विशेष करके दमा का रोगी अगर उसकी सांस फूल रही है और दबाव ज़्यादा पड़ रहा तो वहाँ भी हम C16 का प्रयोग कर लेते हैं। हमने भी देखा कि C16 के प्रयोग में हमारे स्प्लीन पर, पैंक्रियाज पर, लीवर पर इसका बहुत अच्छा असर है। लीवर संबंधित सभी रोग, किडनी संबंधित सभी रोग, यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स संबंधित होते हैं पाचन क्रिया के साथ साथ एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम के जो कॉमन ऑर्गन हैं, जिसमें लीवर है, आपका पैंक्रियाज है, किडनी है, आपका लंग्स है, इन सब ऑर्गन्स पर अगर कोई अव्यवस्था आती है या उनके फंक्शन में डिसबैलेंस होता है तो वहाँ पे हम C16 का प्रयोग देखते हैं। C16 को हम विशेष करके जब हम अगर कभी कभी जरूरत पड़ती है तो हम S9 के साथ भी उसका प्रयोग कर देते हैं, WE का ही प्रयोग कर देते हैं। अगर C15 और C16 और S9 को हम WE के साथ मिला करके देते हैं तो रोगी को और ज़्यादा आराम देखा गया है। लेकिन ये कंडीशन एक्यूट में है, ना कि क्रॉनिक में। क्रॉनिक में हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कम से कम करें। हमने आपको अपने कई एपिसोड में इस बात की चर्चा की है कि क्रॉनिक डिजीज में हमको इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटीज हमारे जाकर के फंक्शन पर अपना कवर करने का प्रयास करती है, जबकि हमारी मेडिसिन केवल एज ए कैटलिस्ट काम करती हैं। तो जो क्रॉनिक रोग होता है वहाँ पे हमको इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत नहीं, हमको एक्यूट रोग में इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग ज़्यादा सफलता देता है। क्रॉनिक रोगों में इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। तो C16 में जहाँ तक बात है, पुरानी हार्निया हो जाए, आंत उतर रही हो, पेट के नीचे पेड़ू की तरफ ज़्यादा पेन हो रहा हो या पेड़ू पर भारीपन लग रहा हो, हमारे दाहिने और बाएं कंधे पर हमको एक अजीब सी पीड़ा उत्पन्न हो रही हो जो गैस के कारण हो सकती है, हमारा सर दर्द बढ़ रहा हो जो गैस के कारण हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हमारे ब्लड ब्रेन की तरफ ना जा रहा हो, हमारे मुंह का स्वाद हमको गड़बड़ लग रहा हो, तो ऐसी दशा में हम C16 का प्रयोग करते हैं अन्य संबंधित अंगों की औषधियों के साथ। जैसे हम अगर L2 और C16 दोनों देते हैं भोजन के पहले तो गैस बनने की सारी संभावनाएं लगभग 99% हर व्यक्ति में समाप्त हो जाती हैं। अगर हम रेगुलर इसको रूटीन बना लें, जैसे आमतौर से लोग चूरन चटनी फाँकते हैं भोजन के बाद, अगर हम भोजन के पहले L2 और C16 का प्रयोग नियमित कर लें 1 महीने 1.5 महीने तक, तो गैस के जो बनने वाली समस्याएं हैं हमारे शरीर में वो लगभग समाप्त रहेंगी। मैं अपने उन तमाम श्रोताओं से जो हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं उनसे एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को यानी DR अनिल श्रीवास्तव इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल दबा दें और अपने अच्छे कमेंट्स हमारे पास भेजते रहें, जिससे हम आपके बीच इलेक्ट्रो होम्योपैथी की त्वरित नई जानकारियाँ लेकर के आते रहें। C16 एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषध थी C ग्रुप की कंपाउंड मेडिसिन में, जिसमें हमने आपको लगभग सभी चीज़ों का समावेश कर लिया है। हमने अपनी पुस्तक में भी इसका समावेश कर दिया है और हम अपने उन तमाम साथियों को एक बार फिर बता दें कि हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के तुरंत बाद महिला और पुरुष के विशेष रोगों पर एक अलग पुस्तक लिखने जा रहे हैं। हम इस पुस्तक को जैसे ही प्रेस में देंगे तैसे ही हम उसके तुरंत ठीक बाद हम महिला और पुरुष के विशेष रोगों पर अपनी एक अलग पुस्तक जारी करेंगे। लेकिन अभी
न तो उसकी एडवांस बुकिंग हम करेंगे और ना ही अभी उस पुस्तक के बारे में कोई विशेष ब्यौरा हम आपको प्रस्तुत करेंगे। अभी हमारी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन संभवतः 26 जनवरी के बाद ये प्रेस में जाने की तैयारी में है। तो अभी भी जिन साथियों ने हमारे हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की डिमांड की है, आज नेटवर्क फेल था, इस साथ कुछ पुस्तकें हमारी ये पैक रखी हुई हैं लेकिन ये नहीं जा पाई हैं, जो कल के पोस्ट ऑफिस के कार्यप्रणाली में जाएंगी। और जिनको हमारी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की एडवांस बुकिंग करना है, आप सबके लिए हमारा पेटीएम नंबर 7905882569 या फोन पे नंबर 9450563748 हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। आप अपने एडवांस पेमेंट या फुल पेमेंट जो भी आप करना चाहते हैं जिस बुक के लिए, वो आपके लिए सदैव खुला हुआ है। तो बस आज के लिए C16 पर इतना ही। मिलते हैं। अब हम आपसे रोगों पर चर्चा करेंगे अपने इस YouTube चैनल पे, और बहुत महत्वपूर्ण रोगों पर हम इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे, और विशेष करके रोगों के कारण, उनकी पहचान, उनके लक्षण, और इसके बाद उनके दवाइयों और उनके डोज पर चर्चा करेंगे। तो प्रतीक्षा करें हमारे अगले क्लास की इसी YouTube चैनल पर, जिस पे हम आपके बीच आते हैं अपने प्रोग्राम को लेकर के। बस आप लगे रहें, देखते रहें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नए क्लासों के इन अनुभवों को, और अगर हो सके तो आप इन अनुभवों को अपने निजी जीवन में अपनाइए। बस अंत में यही कहूँगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपनाइए, स्वस्थ रहिए, समाज को स्वस्थ बनाइए, अपने मित्रों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में संदेश देते रहिए। अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को आज यहीं इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे रोगों के साथ विशेष क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।